इलेक्शन खत्म हो गया लेकिन ईवीएम फिर से खबरों में है। इस बार तो मामला इंटरनेशनल हो गया है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स में शामिल एलन मस्क ने एक ट्वीट किया ईवीएम के ऊपर, जिसके बाद ये फिर से खबरों में आ गया। अब मस्क का मानना है कि ईवीएम पर बैन लगना चाहिए। उनके एक ट्वीट से अमेरिका और इंडिया समेत पूरी दुनिया में ईवीएम के पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई। ऐसे में इस स्टोरी में जानेंगे कि मस्क ने क्यों कहा कि ईवीएम पर बैन लगना चाहिए। यह भी जानेंगे कि मस्क के ऐसे ओपिनियन पर भारत के रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है। और यह भी जानेंगे कि अमेरिका और इंडिया के ईवीएम किस तरीके से अलग है। कंक्लूजन में जानेंगे कि रिसेंट टाइम में कौन से वो बड़े इंस्टेंसेस रहे हैं जब ईवीएम कंट्रोवर्सी में रहा। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईवीएम वाली डिबेट का मामला हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है और ये निरंतर चलते रहने वाली बहस है। ऐसे में शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दो ज़रूरी बातें समझ लेते हैं कि मस्क ने क्यों कहा कि ईवीएम बैन होना चाहिए और इस पर इंडिया की जो रूलिंग पार्टी के नेता और अपोजिशन के जो नेता हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर पता करेंगे कि इंडिया का ईवीएम यूएस के ईवीएम से कैसे अलग है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास जो ताकतें हैं उसके हिसाब से यूएस में जो नियम कानून है वो कैसे अलग है। मस्क का ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। वहाँ रॉबर्ट कैनेडी नाम का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है। उनका दावा है कि पोर्टो रिको में जो प्राइमरी इलेक्शंस हुए उनमें ईवीएम में जो वोटिंग हुई उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई है। इसी के जवाब में मस्क ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम का इंसान या एआई द्वारा हैक किए जाने का जो ख़तरा है वो देखने में छोटा लगता है फेस वैल्यू पे, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। मस्क के ऐसे ओपिनियन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का साथ मिला है। एक ट्वीट में राहुल ने कहा है कि भारत में जो ईवीएम है वो किसी ब्लैक बॉक्स की तरह फिगरेटिवली यूज़ किया उन्होंने ब्लैक बॉक्स को। उन्होंने कहा है कि किसी को इसकी जांच की अनुमति नहीं है ऐसे ब्लैक बॉक्स की। राहुल ने आगे कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संस्थानों में इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस में लोगों का भरोसा नहीं रह जाता तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मस्क के ईवीएम बैन पर तो ये रही भारत के केंद्र की राजनीति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात, उनका ओपिनियन। अब बात करते हैं सत्ताधारी यानी रूलिंग पार्टी बीजेपी के एक नेता की। मस्क से इस मामले पर एंगेज किया पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री रह चुके हैं। अपने ट्विटर बायो में उन्होंने खुद को चिप मेकर और टेक इन्वेस्टर बताया है। उनका कहना है कि वो एलन मस्क की इज्जत करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से मस्क का ये कहना कि किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है सही नहीं है। दरअसल जब मस्क के पहले ट्वीट के जवाब में चंद्रशेखर ने लिखा कि वो जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से हर जगह लागू होने लायक बात नहीं, मस्क ने जो कहा है, तो इसके जवाब में मस्क ने लिखा कि किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है। इस पर रिप्लाई करते हुए चंद्रशेखर का कहना है कि मस्क सही नहीं कह रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कैलकुलेटर को हैक नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर को भी हैक नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर के हिसाब से एलन मस्क को यह समझ नहीं है कि भारत का ईवीएम कैसा है। उन्होंने भारतीय ईवीएम को लिमिटेड इंटेलिजेंस वाला डिवाइस बताया है। उनके हिसाब से इंडियन ईवीएम ऐसे कोई ज़बरदस्त मशीन नहीं है जिसे हैक किया जा सकता हो। ये एक साधारण सिंपल सी मशीन है चंद्रशेखर जी के अकॉर्डिंग। पूर्व राज्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्होंने एलन मस्क की तरह रॉकेट लॉन्च नहीं किया, लेकिन उन्हें इतनी टेक्नोलॉजी की समझ है जिसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि एलन मस्क जो भी कह रहे हैं वो सरासर गलत है। हालांकि एलन मस्क ने अपना स्टैंड मॉडिफाई नहीं किया और वो इस पर टिके हुए हैं कि ईवीएम पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए और उनका ये भी मानना है कि किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है। और बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने भी ये बात रखी कि एक दूसरे से असहमति की सहमति, लेट अस एग्री टू डिसएग्री वाली बात को उन्होंने फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट के तौर पे सामने रखा। यहाँ तक तो ही मस्क के एक्शन पर कांग्रेस और बीजेपी के रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं यूएस और इंडिया के ईवीएम किस तरीके से अलग हैं इसकी। दोनों देशों के ईवीएम में अंतर की बात भी चंद्रशेखर के बाद से ही आगे बढ़ती है। उनका कहना है कि एक तरह के ईवीएम तो वो वाले हैं जो किसी तरीके के नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, दूसरे वो हैं जो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, ये स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब इन्हें किसी तरीके के नेटवर्क या किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जाता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इंडिया के ईवीएम अलग अलग हैं।
एक्सप्रेस ने इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि न सिर्फ दोनों देशों के ईवीएम में अंतर है, बल्कि दोनों देशों के जो कानून है चुनाव से जुड़ा हुआ या जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। एक तरफ तो संविधान के आर्टिकल 324 की वजह से ये क्लियर है कि भारत के चुनाव आयोग के पास क्या राइट्स हैं, उनके क्या पावर्स हैं, वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ फेडरल कंट्री होने की वजह से अमेरिका के हर राज्य को अलग कानून बनाने का अधिकार है और चुनाव को लेकर वहाँ भारत के चुनाव आयोग की तरह एक बॉडी नहीं है। हर राज्य अपने हिसाब की वोटिंग मेथडोलॉजी चुनने को स्वतंत्र है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि यूएस की मशीनें इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया की ईवीएम मशीनों को इंटरनेट से कोई इनका लेना देना नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए इसके लिए। भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ था। तब से आज तक ऐसा एक चुनाव नहीं हुआ जिसमें ईवीएम पर गंभीर सवाल नहीं उठाए गए हों। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी लगातार ईवीएम जो है वो सवालों के घेरे में रहा है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स आए थे, आपको याद होगा। तब उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा था, जिसको लेकर इंडिया गुट वालों ने तमाम तरीके के डाउट्स रेज करने शुरू किए। एक डाउट तो यह था कि शेयर मार्केट में स्कैम करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखाए गए। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि ईवीएम से अगर खिलवाड़ नहीं होता तो इतने एक तरफा नतीजे नहीं आएंगे। अंत में 400 पार के नारे वाली बीजेपी को 240 सीटें मिली और 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसी कांग्रेस को एग्जिट पोल्स में मुश्किल से 50 सीटें भी नहीं दे रहे थे, जितने भी पोलस्टर्स थे। कांग्रेस के लीड कैंपेनर है राहुल गांधी ने चुनाव के तुरंत बाद तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। हालांकि मस्क के ईवीएम बैन वाले ओपिनियन के बाद राहुल ने बैक टू बैक ट्वीट्स में ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी ईवीएम का मामला लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम के साथ साथ 100% एक पर्ची होती है जो बटन दबाएंगे वो पर्ची वीवीपैट की मशीन से निकलकर गिरती है एक बॉक्स में, तो उन्हें कहना था कि जब बटन दब ही रहे तो 100% वीवीपैट की जो पर्चियां उनको काउंट कर लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी। इसके बाद बीच में फॉर्म 17C को लेकर काफी विवाद हुआ और न जाने ऐसे कितने मौके हैं जब ईवीएम सवालों और विवादों के घेरे में रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक लगातार पहुंचता रहा है। इन्हीं सब के ऊपर स्विच पर हमने कई स्टोरीज किए, कई एक्सप्लेनर्स किए हैं। उन स्टोरीज का लिंक हम आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ा एक इंटरव्यू, इससे जुड़े जो तमाम सवाल थे उस पर हमारी साथी स्वर्णा, उन्होंने एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है SY कुरैशी, उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। इस वायरल इंटरव्यू का लिंक भी हम आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप भी अपनी राय, जो भी आपको लगता है वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।